सो हाय एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो दिस इज अ प्लेलिस्ट ऑन कल्चरल स्टडीज जिसका कि ये फोर्थ लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं, खुल जा, स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल मैंने बताया था कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था इनमें से, जो कि मैंने 3 लोग बताए थे। स्टुअर्ट हॉल बताया था, रिचर्ड होगार्ट बताया था, रेमंड विलियम्स बताया था। तो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो ये इन्होंने स्टार्ट किया था कल्चर स्टडीज, ब्रिटिश कल्चर स्टडीज में बहुत बड़ा नाम है। तो स्टुअर्ट हॉल भी जो है फाउंडर रह चुका है, डायरेक्टर रह चुका है CCCS का। मैंने पिछले वीडियोज में अच्छे से समझाई है ये बात, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये कब पैदा हुआ है? ये 1932 में पैदा हुआ, ठीक है। 1932 में पैदा हुआ है एंड ही वाज बोर्न इन जमाइका। सो ही इज बोर्न इन जमाइका जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही इज अ ब्लैक गाय। थोड़ा सा ना काला है, सांवला है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दैट ही विल टॉक अबाउट ब्रिटिश ब्लैक एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये मार्क्सिस्ट तो था ही। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लोग थे, स्टुअर्ट हॉल है या रिचर्ड होगार्ट है, दीज पीपल और मार्क्सिस्ट। फ्रैंकफर्ट स्कूल का भी मैंने बताया था कि मार्क्सिस्ट जो एक आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं इसमें प्रेवलेंट थी और कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में थी। तो ये जो इंसान था स्टुअर्ट हॉल, ये इन्फ्लुएंस हुआ था रिचर्ड होगार्ट जो पहले वाली वीडियो में इस पे बना चुका हूं, रिचर्ड होगार्ट और रेमंड विलियम्स। These two people were influenced by F.R. Lewis, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो somehow, somewhere, Stuart Hall was also influenced by the ideas of Richard Hogarth and Raymond Williams, ठीक है। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन है हमारा ब्रिटिश न्यू लेफ्ट में। सो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश न्यू लेफ्ट। इसका ये फाउंडर था, वन ऑफ द फाउंडर्स, ठीक है। और ये कब चला? 1956 से 64 तक। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ न्यू राइट। देखो, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है, एक राइट आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे कि भाजपा है तो वो राइटिस्ट है, ठीक है। और जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं। मतलब कि किसी भी एक राइट आइडियोलॉजी जो कि इनके हिसाब से राइट है, उसको अपोज करना, उसे लेफ्ट कहते हैं। राइट लेफ्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश न्यू राइट थी, इसका ये अपोज करता था स्टुअर्ट हॉल। अब न्यू राइट की जो लीडर थी वो थी मार्गरेट थैचर, THATHER, ठीक है। मार्गरेट थैचर वॉज अ लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक है। टॉरीज भी जिसे कहते हैं, विग्स एंड टॉरीज पहले 2 पार्टीज हुआ करती थी। तो जो टॉरीज है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। तो मार्गरेट थैचर जो लीडर थी, बहुत बड़ी लीडर थी इस पार्टी की। सो ही कॉइंड अ टर्म, स्टुअर्ट हॉल कॉइंड अ टर्म थैचरिज्म। ये चीज आपने याद रखनी, दैट हु कॉइंड दिस टर्म थैचरिज्म। तो थैचरिज्म क्या है? जो कि ये इसकी आइडियोलॉजी थी, मार्गरेट थैचर की जो आइडियोलॉजी थी, ये कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडर थी, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसको इसने थैचरिज्म का नाम दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक राइटिस्ट पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी। और इसने एक वर्क लिखा है जिसमें ये इसको रिडिक्यूल करता है। अब उस वर्क का नाम क्या है? The hard road to renewal, ठीक है। ये कब आया है? 1988 में, ठीक है। तो जो ये वर्क था, दिस वाज अ कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें कि इसने क्रिटिसाइज किया था न्यू राइट को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये थैचरिज्म के अगेंस्ट जब ये लिख रहा था, तो इसने यही चीज, इस आइडियोलॉजी पे बेस इसने थैचरिज्म को कॉइन किया, ठीक है। इतना सा याद रखना कि इस वर्क में ये थैचरिज्म की बात करता है, ठीक है। मैंने आपको इसका पहले भी वर्क बताया था, द पॉपुलर आर्ट्स। पिछली वीडियो में मैंने ये वर्क बताया था। पॉपुलर आर्ट्स कब आया है? 1964 में। और ये इसने अकेले नहीं लिखा था, ये इसने पैडी वेनल के साथ लिखा था।
यस, मैंने ये पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, ठीक है, पैडी वेनल, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पैडी वेनल के साथ इसने ये वर्क लिखा है, स्टुअर्ट हॉल एंड पैडी वेनल, ठीक है। इन्होंने वर्क लिखा है द पॉपुलर आर्ट्स, जो कि बहुत फेमस वर्क था और ब्रिटिश कल्चर स्टडीज में इस वर्क का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ही वाज आल्सो द फर्स्ट एडिटर ऑफ यूनिवर्सिटीज, एक जर्नल था, ठीक है। उसका जर्नल का मैं नाम बताता हूं आपको, यूनिवर्सिटीज एंड लेफ्ट रिव्यू, लेफ्ट रिव्यू, ये एक जर्नल था जिसका ये फर्स्ट एडिटर था, यूनिवर्सिटीज एंड लेफ्ट रिव्यू, ठीक है। अब एक न्यू लेफ्ट रिव्यू भी एक काइंड ऑफ जर्नल है, ठीक है, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा, न्यू लेफ्ट रिव्यू, मतलब कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी है उसमें इसका काफी कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, तो इसीलिए ये लेफ्ट की बात जहां भी आ रही है वहां पे इसका कंट्रीब्यूशन है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूं इसका, दैट ही टॉक्ड अबाउट, कौन से वर्क में, जो ये द पॉपुलर आर्ट्स जो वर्क है उसमें इसने बात की है ये पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर की, ठीक है। उसने कहा कि पॉपुलर कल्चर और हाई कल्चर एक ऐसी चीज है, ये भी मैं अच्छे से पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, पॉपुलर कल्चर क्या है, हाई कल्चर क्या है। इसने बताया कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर जो है वो अमीर लोगों का कल्चर है, एक ऐसा कल्चर है जिसे सिर्फ वो अमीर लोग ही समझ सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। इसीलिए इसने ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर। ये कहता है कि पॉपुलर कल्चर तो एक जेन्युइन सा एक्सप्रेशन है, कोई भी चीज चल रही है, कोई ग्लोबलाइजेशन, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इनोवेशंस हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीज है जो भी पॉपुलर है, ठीक है, पर्टिकुलर जनरेशन में, मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन में, वो पॉपुलर कल्चर है, एक जेन्युइन सा एक्सप्रेशन है। लेकिन मास कल्चर जो है वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है, जिसमें लोगों से प्रॉफिट लेना एक मेन मकसद होता है, ठीक है, मेन वही मोटिव होता है लोगों का, और लोगों का फायदा उठाया जाता है इसमें, जो कि ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक नेगेटिव कनोटेशन है, ठीक है। तो ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर, ठीक है, ये चीज भी आपने याद रख लेना। एक इसका मैं आपको और वर्क बताता हूं, और वो इसका थोड़ा आइडिया भी है, एक नोशन है इसका, वो क्या है, एनकोडिंग डिकोडिंग। एनकोडिंग, इसने एक बुक लिखी थी, एनकोडिंग डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स, टेलीविजन डिस्कोर्स 1973। अब इसका एनकोडिंग डिकोडिंग का क्या फंडा है ये मैं भी बताऊंगा। एनकोडिंग डिकोडिंग, शायद एंड भी हो सकता है यहाँ बीच में, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स 1973। बस आपने इतना याद रखना है, द पर्सन हु टॉक्स अबाउट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन कल्चर स्टडीज इज स्टुअर्ट हॉल, ठीक है, इसका मॉडल है ये। तो अब एनकोडिंग डिकोडिंग, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको पता है एनकोडिंग डिकोडिंग क्या है। एनकोडिंग होता है जब कोई आप मैसेज तैयार करते हो, उसको एडिट करते हो और किसी अगले को भेजते हो। डिकोडिंग होता है जब जो रिसीवर है आपका, वो उसको रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, ठीक है, वो डिकोडिंग होती है। तो इसी बात के लिए ये भी कहता है दैट कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? वो एक चेन है। किस चीज की चेन है? डिस्क्रीट मोमेंट्स की। डिस्क्रीट होता है सेपरेट, ठीक है, डिस्क्रीट मोमेंट्स की एक चेन है क्या? कम्युनिकेशन। अब इसमें ये दो चीजों को लेता है, सीमियोलॉजी को लेता है, सीमियोलॉजी एंड मार्क्सिज्म। सीमियोलॉजी जो है रोला बार्थ्स का ये टर्म है, ठीक है, रोला बार्थ्स। तो सीमियोलॉजी क्या है? सीमियोलॉजी होता है कि फंक्शन ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, कि साइंस और सिंबल्स का क्या फंक्शन है, उस चीज की जो स्टडी होती है सीमियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और मार्क्सिज्म को इसने इसमें मिलाया क्योंकि ये मार्क्सिस्ट था। मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसने इसको सीमियोलॉजी में मिक्स करके एक अपना एनकोडिंग डिकोडिंग का मॉडल तैयार किया, जिसमें ये कहता है कि कम्युनिकेशन एक
चेन है, किसकी चेन है? डिस्क्रीट मोमेंट्स की। डिस्क्रीट क्या हुआ? सेपरेट, ठीक है। और ये कहता है कि उस हर एक मोमेंट का एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक अपना स्ट्रक्चर है जो कि डोमिनेंट होता है। तो ये कहता है कि इसी चीज की वजह से, इन्हीं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से पावर रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जो पावर रिलेशंस होते हैं, पावर रिलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है? वो असिमेट्रिकल बन जाते हैं। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एक ऐसी चीज होती है, इसका मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर शेप ना होना, ठीक है। तो असिमेट्रिक का मतलब है कि कोई इक्वल नहीं रहते हैं पावर रिलेशन। पावर रिलेशन ऊपर नीचे हो जाते हैं, अमीर लोग ज्यादा ही अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग ज्यादा ही गरीब हो जाते हैं, इस टाइप का। तो ये जो, क्योंकि अब देखो, अगर मैं अमीर हूं, मैं कुछ ऐसा बोलता हूं जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गरीब है, उसकी वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके माइंड में ऐसी इमेज नहीं है, ऐसे साइंस और सिंबल्स नहीं है उसके माइंड में, तो वो मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है कि डिस्क्रीट मोमेंट्स जो है, उस वजह से ये पावर रिलेशन असिमेट्रिकल पावर रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसने थोड़ा एनकोडिंग डिकोडिंग की बात की। अब इसमें इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि आएगा, पूछेंगे एनटीए वाले, पर फिर भी इतना तो याद रख ही लेना है आपने कि एनकोडिंग डिकोडिंग ये वर्क भी है, ये इसका कंसेप्ट भी है, और जिसमें कि ये बात करता है डिस्क्रीट मोमेंट्स, और इसमें सिमिलॉजी और मार्क्सिज्म को इसने इकट्ठा किया है, जिससे कि पावर रिलेशन जो है असिमेट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है। और वही, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया एनकोडिंग डिकोडिंग क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और वर्क बताता हूँ, एक दो वर्क्स और भी मैं बताऊंगा आपको ऐसे याद करने के लिए, अगर आप कर सको तो। देखो, स्टुअर्ट हॉल का वैसे तो हो सकता है और भी कई कंसेप्ट्स हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कल्चर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा, इसकी फोटो देखना, थोड़ा ब्लैक है ना, जमाइका में बॉर्न हुआ था, तो ये ब्लैक एक्सपीरियंस की बहुत बात करता है, ठीक है। ये बात करता है कि ब्लैक होना, ब्लैक आदमी पैदा होना का मतलब ये नहीं है कि आपको जो एक्चुअल में उस टाइम एक एसेंस चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्लैक पैदा होते हो तो वो, उसमें आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ब्लैक को हम इंफीरियर समझते हैं, उनके साथ हम शोषण करते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सारी चीजें। तो इसीलिए इसने एक वर्क लिखा है, व्हाट इज दिस ब्लैक इन ब्लैक पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैंने याद रखा है, 1996 में आया है, ठीक है। व्हाट इज दिस ब्लैक इन ब्लैक पॉपुलर कल्चर, ठीक है। अब मैं इसके आपको वर्क्स भी बताऊंगा कैसे याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे रिलेट करना है इसको। व्हाट इज दिस ब्लैक इन ब्लैक पॉपुलर कल्चर, इसी में ये बात करता है कि जो ब्लैक लोग हैं उनका जो है शोषण होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। अब शायद मैंने कवर कर ही लिया है मैक्सिमम चीजें। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो है द पॉपुलर आर्ट्स, मैंने बताया था एक हॉल याद रख लो, एक हॉल है जहां पर बहुत सारी पॉपुलर सेलिब्रिटीज इकट्ठी हुई है, ठीक है। तो पॉपुलर आर्ट्स से आप वो याद रख लो, वो पॉपुलर आर्ट्स की वहां बात हो रही है एक हॉल में, ठीक है, स्टुअर्ट हॉल के वर्क को याद रखने के लिए। अभी जो मैंने इसका पहले आपको वर्क बताया द हार्ड रोड टू रिन्यूअल, अब उसमें क्या है कि वहां पे एक वर्क मैं आपको इसका और बता देता हूं, द पुलिसिंग क्राइसिस, द पुलिसिंग क्राइसिस 1978, ठीक है। अब पुलिसिंग क्राइसिस में भी ये ब्लैक जो एक्सपीरियंस की वो बात करता है। इसमें इसने एक ग्रुप बताया है ब्लैक लोगों का, ब्लैक लोगों का वो ग्रुप है, वो अटैक करता है किस पे? एक व्हाइट वर्किंग क्लास जो बंदा है उस पे। तो इसमें भी इसने क्लास और रेस की बात की है, ठीक है, क्लास और रेस की बात की इस वर्क में। अब पुलिसिंग द क्राइसिस एक वर्क हो गया, एक हार्ड रोड टू रिन्यूअल हो गया जिसमें वो थैचरिज्म की थोड़ी बहुत बात करता है, ठीक है, और एक इसका ये वाला वर्क हो गया, और एक पॉपुलर आर्ट्स हो गया, ठीक है। तो आपने एक इमेजिन करना है कि एक हॉल है, वहां बहुत सारी पॉपुलर सेलिब्रिटीज आई है, द पॉपुलर आर्ट्स, वहां आर्ट्स दिखाए जा रहे हैं पॉपुलर, ठीक है। और वहां क्या होता है, दो लोगों का खा पी के पंगा हो जाता है, शराब पिए दोनों ने, पंगा हो गया, तो पुलिस आती है, ठीक है, द पुलिसिंग क्राइसिस हो गया वहां पे, ठीक है, तो पुलिस आती है वहां पे, ठीक है, द पुलिसिंग क्राइसिस, ये याद रखना। हॉल में ये सारी चीजें चल रही है, स्टुअर्ट हॉल में, ठीक है। अब वहां क्या होता है कि पुलिस ने वहां जाना है, लेकिन वहां का जो रोड है वो बहुत खराब है, तो हार्ड रोड टू रिन्यूअल, तो वो उसको रिन्यू करेंगे, उस रोड को ठीक करेंगे पहले, फिर वहां पहुंचेंगे। तो ये तीन वर्क्स तो ऐसे ही याद हो गए, स्टुअर्ट हॉल के साथ हमने रिलेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क्स को याद करना है। तो व्हाट इज दिस ब्लैक इन द ब्लैक पॉपुलर कल्चर, आप ये भी बोल सकते हो कि जैसी वो पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने देखा कि बहुत सारे जितने भी पॉपुलर लोग हैं वो सारे गोरे, लेकिन एक काला है,
ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस ब्लैक इन दिस ब्लैक पॉपुलर कल्चर, ठीक है, तो इतने याद रख लो कि ये काला आदमी कौन है, ठीक है, तो यही इस हॉल से सब कुछ रिलेट कर लो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए नुकसान है जो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, ठीक है, तो मैं कई ऐसी चीजें हैं जो मैं वीडियो के एंड में बताता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखो। और फिलहाल तो मैं देख लेता हूं मैंने कुछ छोड़ा ना हो। फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जितना हो सकता था कल्चर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हाँ, इसके मैं वर्क्स बता देता हूं आपको। एक इसका वर्क है, एक दो वर्क्स और बता देता हूं आपको, बाकी आप गूगल कर लेना और उसको याद कर लेना अच्छे से, जो भी आपको वर्क्स मिलेंगे। इसका एक वर्क है फैमिलियर स्ट्रेंजर। इसका मुझे ईयर नहीं मिला, पब्लिशिंग ईयर, बस ये याद रख लेना, फैमिलियर स्ट्रेंजर, ठीक है। अब यहीं से रिलेट कर लो, पुलिस वहां गई, उन्होंने देखा सबको मार रही है वो कि भाई तुम पंगा क्यों कर रहे हो हॉल में, और फिर उन्हें लगता है कि यार ये एक तो स्ट्रेंजर है जो कि उन्हें फैमिलियर सा लग रहा है, यार ये तो फैमिलियर है, नहीं इसको नहीं मारना है, ठीक है, तो फैमिलियर स्ट्रेंजर। इसकी एक दो बुक मैं और देख लेता हूं। फैमिलियर स्ट्रेंजर हो गया, और द फेटफुल ट्राइंगल, द फेटफुल ट्राइंगल। देखो ये बुक्स ना मैचिंग में काम आती है, कहीं मैचिंग में कोई बुक्स आ गई, ठीक है, वहां आगे राइटर आ गया मैच करने के लिए, तो इसीलिए ये बुक्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि स्टुअर्ट हॉल की कौन सी है। अब फेटफुल भी आप इसी से रिलेट कर लो हॉल से, कि वो जैसी मार रही थी सबको, उन्हें लगा एक बंदा जो है उनका फैमिलियर है, उसको नहीं मारना है, तो इसीलिए वो फेटफुल था, ठीक है, किस्मत वाला था, तो फेटफुल ट्राइंगल, ठीक है, फेटफुल था, वो बच गया उनकी मार से, ठीक है, तो ऐसे से रिलेट कर लो। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जितना मैंने बताया उतना आप याद रखोगे, उससे काम चलाओगे, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो, क्योंकि सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है कि मैं 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता सकूं आपको, तो जितना मैं बताता हूं उतना याद रखा करो। और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का आपके पास टाइम है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है मेहनत करने की, ठीक है, तो आप इंटरनेट पे जाओ, बुक्स पढ़ो तरह तरह की, कल्चर स्टडीज पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, पढ़ने वाला सब कुछ ढूंढ लेता है। तो ठीक है, फिलहाल यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, दाना मल्टीटास्कर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज और फोटोज डालता रहता हूँ वहाँ पे। और बाकी तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान किसी की फरियाद रहो, और ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।